पिछले ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और इसी बीच बड़ी खबर उदयपुर से, जहां पर अब जिंदगी पटरी पर लौटती हुई दिखाई दे रही है। आज से 17 घंटे कर्फ्यू में ढील है। सुबह 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक कर्फ्यू में छूट दी गई है। शांति को देखते हुए प्रशासन की तरफ से यह बड़ा फैसला किया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, आज 17 घंटे की कर्फ्यू में छूट है। कल ईद पर भी शांतिपूर्ण तरीके से सभी ने शांति सौहार्द का परिचय दिया और इसके बाद जो रिव्यू किया गया पुलिस प्रशासन की ओर से, उसमें यह फैसला किया गया कि अब जो कर्फ्यू में छूट है उसको बढ़ाई जाए। 17 घंटे की आज कर्फ्यू में छूट रहेगी। हालांकि पुलिस की कड़ी निगरानी है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। साथ ही साथ ऐसे एलिमेंट्स जो सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाते हैं उनको लेकर के पुलिस कड़ी निगरानी रख रही है। पुलिस की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि अफवाह फैलाने वाले लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 8 जून को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में अमरनाथ गुफा के बाहर बादल फटने की त्रासदी में श्रीगंगानगर के वधवा दंपति की भी मौत हुई थी और इनके शव आज सुबह दिल्ली से एम्बुलेंस के जरिए श्रीगंगानगर पहुंचे। वधवा दंपति के शव का अंतिम संस्कार सुबह 9:30 बजे कल्याण भूमि पर किया गया। आपको बता दें कि रविवार को श्रीनगर से श्रीगंगानगर की सुनीता वधवा के बजाय महाराष्ट्र की सुनीता गोखले का शव दिल्ली पहुंच गया था और ऐसे में वधवा दंपति के शव को श्रीगंगानगर पहुंचने में एक दिन का अतिरिक्त समय लग गया। वहीं अमरनाथ त्रासदी का शिकार हुए पूर्व पुलिस अधिकारी का शव भी श्रीगंगानगर पहुंचने के बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया था। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक शर्मा हमारे साथ हैं। अशोक, क्या जानकारी? देखिए हेमंत, आज वधवा दंपति का शव आज सुबह श्री गंगानगर पहुंचा। सुनीता वधवा और उनके पति नारायण लाल वधवा का शव जब श्री गंगानगर पहुंचा तो न केवल परिजन बल्कि पूरे शहर वासी काफी गमजदा हुए। अभी फिलहाल उनका अंतिम संस्कार श्री गंगानगर के पदमपुर रोड स्थित कल्याण भूमि में कर दिया गया है। भीगी और नम आंखों से इस वधवा दंपति को श्री गंगानगर वासियों ने अंतिम विदाई दी है। निश्चित तौर पर अमरनाथ त्रासदी में जिस तरह से श्री गंगानगर जिले के 3 लोगों का काल का शिकार हुए, उसके बाद में न केवल उनके परिजन, प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधि और श्री गंगानगर वासी काफी गमजदा हैं। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अशोक। और अमरनाथ हादसे में इनकी मौत हुई थी। आखिरकार दंपति का शव श्री गंगानगर पहुंचने पर अंतिम संस्कार किया गया। चलिए आगे बढ़ेंगे और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यशवंत सिन्हा आज जयपुर पहुंचेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, विपक्षी दलों की ओर से राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी हैं यशवंत सिन्हा। दोपहर को 3:45 पर विशेष विमान से राजधानी जयपुर पहुंचेंगे। शाम को 5:30 बजे यशवंत सिन्हा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। होटल क्लार्क्स आमेर में शाम को 6:30 बजे विधायक दल की बैठक रखी गई है। इस बैठक में कांग्रेस, निर्दलीय और समर्थित दलों के विधायकों को बुलाया गया है। बैठक में कुल 126 विधायकों को बुलाया गया है। राज्यसभा के सांसद भी इस बैठक में शामिल होंगे। रात को 9 बजे जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे यशवंत सिन्हा। यह आज का उनका कार्यक्रम है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, यशवंत सिन्हा आज जयपुर पहुंचेंगे। आज शाम को सीएम अशोक गहलोत के साथ यशवंत सिन्हा एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, यशवंत सिन्हा का आज जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। वे विपक्ष के राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी हैं और ऐसे में सभी विधायकों से, सांसदों से मुलाकात करेंगे। राज्यसभा सांसदों की मौजूदगी भी यहां पर होगी। साथ ही कांग्रेस के और निर्दलीयों के सभी जो विधायक हैं उनको भी बुलाया गया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। टोंक के दूनी तहसील के देवड़ावास में पीएचसी की बिल्डिंग भ्रष्टाचार की कहानी बयां कर रही है। अस्पताल की बिल्डिंग का अभी उद्घाटन ही नहीं हुआ, उससे पहले आई बारिश ने 1,87,00,000 रुपए की लागत से बनी पीएचसी की इस बिल्डिंग के घटिया निर्माण की पोल खोल करके रख दी है। देवड़ावास अस्पताल की बिल्डिंग में दरारें पड़ गई हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है और ये तस्वीरें बता रही है कि घटिया निर्माण का इस्तेमाल किया गया। वहीं बारिश के बाद सेफ्टी टैंक की नींव ही उखड़ गई और नींव उखड़ करके सामने आ गई। सरकार ने बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए अस्पताल की बिल्डिंग बनवाई थी। घटिया निर्माण ने सरकार के दावों की भी पोल खोल करके रख दी है। पीएससी को हैंडओवर किया था, उस टाइम पीएससी में कोई भी दिक्कत नहीं थी, ना कोई दरार थी, ना कोई, सब कुछ क्लियर था। उसके बाद में जैसी बारिश हुई है, पीएससी की जो भी बिल्डिंग है उसमें बीच में थोड़ी दरार पड़ गई है और जो सीवेज टैंकर हैं वो चारों तरफ से उनमें मिट्टी धस गई है।
तो सवाल इस बात को लेकर के कि आखिरकार नई बिल्डिंग जिसका भी उद्घाटन होना बाकी है, उसका अगर ये हाल हो जाए तो आप क्या कहेंगे? ये पीएससी की बिल्डिंग है, प्राइमरी हेल्थ को लेकर के सरकार के दावे खूब होते हैं, लेकिन इन दावों की पोल इस बिल्डिंग ने खोल करके रख दी है। किस तरीके से इस बिल्डिंग में दरारें आ गई है, पहली बरसात की बिल्डिंग नहीं झेल पाई है। तो वहीं कोटपुतली में मानसून की बारिश ने नगर परिषद की व्यवस्थाओं की पोल खोल करके रख दी। क्षेत्र में करीब 1 घंटे तक हुई तेज बारिश से सड़कों और गलियों में पानी भर गया। नालियों की नियमित सफाई नहीं होने से बारिश का पानी सड़कों पर बहने लगा, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इधर बांसु रोड पर निर्माणाधीन नाला भी तेज बारिश की वजह से ढह गया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सर हम है ना काफ़ी दिनों से परेशान हो रहे हैं, हमारे मकान भी ढहने वाले हैं और ये पे है ना इतने कम क्वालिटी की तो सीमेंट लगा रखी है। कल परसों ही लगा के गए थे और अब आपके सामने देखो कैसे पानी भरा है और वो ढह गए, आने जाने का रास्ता भी नहीं है। और ये खंबा है जो मकान पे गिर गए ना तो हम सारे मरेंगे और कुछ भी नहीं। मेरा मकान ठहरे साहब, मैं गरीब आदमी, ये मकान पर जब मैं कट जाऊँ मेरे को गुंजाइश कौन रह बाकी मैं कड़े पड़ूँ। अब देख ले मेरी हालत क्या हो रही से। अरियन का माहौल में मेरे बाल बच्चा दबकार में मर गो तो मेरी को जुम्मेवार कौन बनाओ बताओ? इनको जुम्मेवार भी बस्ती माता बनाई। तो टोंक में मूसलाधार बारिश हुई है और लोगों के लिए ये बारिश मुसीबत लेकर के आई है। लगातार बारिश की वजह से शहर में हर तरफ पानी ही पानी है, लेकिन लगातार बारिश के बाद बन रहे हालात की बात करें तो ना तो जिला प्रशासन यहाँ पर सुध ले रहा है और ना ही नगर परिषद। बारिश के बाद शहर की सड़कें दरिया बन गई तो घरों और दुकानों में भी पानी भरा है। पुरानी टोंक, मोदी की चोटी, काफला बाजार समेत खड्डा बस्ती के सबसे बुरे हाल हैं। बारिश के बाद भी अगर नगर परिषद यूं ही कुंभकर्णी नींद में सोती रही तो शहर के हालात और भी खराब हो सकते हैं। ये तस्वीरें टोंक के नकारा प्रशासन की तस्दीक करती हैं कि आखिरकार स्थानीय प्रशासन को जनता की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। लोग परेशान हैं, जगह जगह पानी भरा हुआ है, ना तो नालों की सफाई हो पाई समय पर, ना ही यहाँ पर जो है ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किया गया। तो वहीं टोंक के पीपलू में सरहोदा नदी के उफान में एक डंपर बहने की जानकारी सामने आ रही है। डंपर में ड्राइवर समेत 3 लोग थे, जिनको ग्रामीणों ने डंपर का कांच तोड़कर बाहर निकाला। इसके थोड़ी देर बाद बाइक समेत एक युवक भी पानी में बह गया, लेकिन गांव वालों ने कड़ी मशक्कत करके इस युवक को भी बचाया और उसकी बाइक हालांकि नदी में बह गई है। तो वहीं भरतपुर में लगातार 6 घंटे तक हुई झमाझम बारिश के बाद बयाना उपखंड से करीब 20 किलोमीटर दूर पहाड़ों पर झरने बहने लगे, जिसकी सूचना मिलते ही झरने देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लेकिन पानी ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और इसे देखते हुए ग्रामीणों ने झरना देखने आए लोगों को वहां से हटाया ताकि कोई अनहोनी ना हो। और हालांकि इस 6 घंटे की बारिश के बाद लोगों की तपती गर्मी से उन्हें राहत जरूर मिली है। तो वहीं बीकानेर में भी मानसून की मेहरबानी जारी है। पूरा शहर पानी से लबालब है, जिसने नगर निगम और प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। बारिश के पानी की निकासी सही नहीं होने की वजह से ऐतिहासिक जूनागढ़ किले समेत आसपास के इलाके में पानी भर गया है और वे खतरे में हैं। पानी आने की सूचना के बाद जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल सूरसागर पहुंचे और मौके का जायजा लिया। अधिकारियों को निर्देशित किया कि अगर इसी तरह से लगातार बारिश होती रही तो क्षेत्र की स्थिति विकट हो सकती है। जिला कलेक्टर ने और अब बात कोटपुतली की, जहां पर तस्वीरें आप कोटपुतली की देख रहे हैं। कोटपुतली समेत आसपास के इलाके में मौसम ने अचानक से पलटा खाया। आसमान में बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी और इलाके में बारिश हुई है। बारिश की वजह से मौसम में ठंडक आ गई, जिससे ग्रामीणों को गर्मी से राहत मिली। इस दौरान सड़कों पर पानी भर गया, इसकी वजह से वाहन चालकों में परेशानी का सामना करना पड़ा। तो
तो धौलपुर जिले में भी 2 घंटे की जमकर बरसात हुई है। नगर परिषद धौलपुर की पोल खोल करके रख दी है। भारी बारिश की वजह से शहर की सड़कें धौलपुर में पानी पानी हो गई और शहर के जगन चौराहे पर बारिश का पानी सड़कों पर भरने से स्थिति पैदा हुई कि पानी में फंसकर कई बाइक और गाड़ियां बंद हुई। कई लोगों को धक्के देकर अपनी गाड़ियां यहां से निकालनी पड़ी। उधर बारां के हाल ही कुपोषण के बाद बीमार बच्ची की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। कुपोषण से मौत की खबरें आने के बाद स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की ओर से मृतक 3 वर्ष की बच्ची की मां और उसकी बड़ी बहन को उपचार के लिए बारां जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर दोनों का इलाज जारी है। वहीं मामले में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र किशनगंज शाहबाद के पूर्व विधायक ललित मीणा ने भी अस्पताल पहुंचकर कुपोषित बच्चे के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मौजूदा राज्य सरकार पर योजनाओं को बंद करने और कुपोषित बच्चों तक राशन नहीं पहुंचाने के आरोप लगाए हैं। और इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।